नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल शाक्या जी जीके क्लासेस पर। फ्रेंड्स, आज मैं फिर से आपके सभी के सामने हाजिर हूँ एक और नए मॉडल पेपर के साथ। दोस्तों, आज ये हमारा यूपी पुलिस का 19वां मॉडल पेपर है। दोस्तों, कौन सा 19वां मॉडल पेपर है? दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता है कि बहुत कम दिन बचे, गिने चुने 6-7 दिन बचे हैं। दोस्तों, आपके लिए ये मॉडल पेपर बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। इस मॉडल पेपर के अंदर आपको जीके, जीएस, मैथ्स, हिंदी, पॉलिटी और रीजनिंग के क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। आपके सभी विषयों का रिवीजन अच्छा खासा हो जाएगा। दोस्तों, ये टेस्ट आपका चलेगा दोस्तों 50 मार्क्स का, यानी कि हर एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का है दोस्तों। ठीक है, आपका टेस्ट चलेगा दोस्तों बहुत ही शानदार। आपको अगर आप लोगों ने दोस्तों बाकी के जो मॉडल पेपर 18 कंप्लीट हुए हैं वो अभी तक नहीं देखे हैं, वो जल्दी से जाइए, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक दिया हुआ, आप लोग वॉच कर लिए। अगर आप ये सभी मॉडल पेपर एग्जाम में देखकर चले जाते हैं, आप एग्जाम में बहुत अच्छा स्कोर करेंगे दोस्तों। इन्हीं में से क्वेश्चन सीधे एग्जाम में देखने को मिलेंगे दोस्तों। ठीक है दोस्तों, क्योंकि दोस्तों दिन बहुत कम बचे, पढ़ना बहुत कुछ है दोस्तों। तो अब बिना देरी करे शुरू करते अपनी वीडियो। पहला ही क्वेश्चन आपके सामने है दोस्तों, ये देखिए। क्वेश्चन नंबर 476 का जवाब दीजिएगा सभी स्टूडेंट्स। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है ये 476। यदि 12 बढ़ई रोज 6 घंटे काम करते हुए 24 दिनों में 460 कुर्सियां बनाते हैं, तो 18 बढ़ई 8 घंटे में काम करते हुए 36 दिनों में कितनी कुर्सियां बनाएंगे? यानी वो काम पूछ रहा कितना काम बनाएंगे, है ना। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है ये, सभी बच्चे कमेंट करेंगे। हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है दोस्तों। एक क्वेश्चन और मैं आपसे करना चाहता हूं कि जो बहुत सारे स्टूडेंट कमेंट करते हैं कि सर जी पीडीएफ कहां मिलेगी, तो इसकी पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी। अब टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप लोग वहां से ज्वाइन हो जाइए और बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट पीडीएफ मिलेगी। तो दोस्तों, देखने में लग रहा है क्वेश्चन टफ, लेकिन अगर आप डेली बेसिस पर मॉडल पेपर सॉल्व करते हैं, उनमें मैंने ये तरीका बताया, तो आपको पता होगा। जिन्होंने डेली मॉडल पेपर सॉल्व करते हैं, मुझसे डेली 8 PM पर मिलते हैं, उनको ये पता है कैसे करना है क्वेश्चन। जो नहीं जुड़ते उनके लिए ये नया क्वेश्चन है और उसी ट्रिक से करेंगे जैसे मैं बता रहा हूँ, बहुत ही इजी ट्रिक से बताऊंगा। देखिए, जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है तो इधर मैं लाइन खींच के बता देता हूँ। आपको बस इतना ध्यान रखना है, MDH अपॉन वर्क, ये ध्यान रखना है। M1 मल्टीप्लाई D1 मल्टीप्लाई H1 अपॉन W बराबर, इधर स्पेस कम है इसलिए मैं इधर इसका इधर लिख रहा हूँ, बराबर के बाद वापिस M2 D2 और H2 अपॉन W2, है ना, इधर W1। ठीक है, अब देखो M क्या होता है, मेन होता है। D क्या होता है दोस्तों, वर्क होता है ना, और H हावर होता है, और D दोस्तों डेज होता है, और W वर्क होता है। तो अब यही आपको लगाना है। M1 कितना है, M1 यानी मेन कितने हैं 12, तो आपको कैसे करना है 12 गुणा डेज कितने, सॉरी हावर कितने हैं दोस्तों, यहाँ पर डेज तो आपके 24 है, हावर आपके 6 हैं। ठीक है, हावर आपके 6 हैं दोस्तों। और इधर देखिए वर्क कितना बताया, 460 कुर्सियां बनाता है। कितना, 460 कुर्सी बनाता है। ठीक है दोस्तों, ये तो आपका फॉर्मूला हो गया। अब मैं एक और यहाँ पर वैल्यू और लिखना चाहूंगा, इक्वल करके यहाँ पर स्पेस नहीं था इसलिए मैंने यहाँ लिखा नहीं, तो इक्वल करके हमारी दूसरी वैल्यू भी वही जो डाटा दे रखा वही लिख लीजिए दूसरे में भी। इधर 18 कहाँ से आया, ये तो मेन हो गए। हावर कितना है 8 है, डेज कितने 36, कितने 36, और हमें वैल्यू किसकी पूछी, W2 की वैल्यू पूछी है। अब इन वैल्यूज को टर्मिनेट करिए, कैसे करेंगे ध्यान से देखिए। 12 एकम 12 और 12 तिया यहाँ पर टर्मिनेट हो रही है वैल्यू, 12 तिया यहाँ पर 3 बार जाएगा 36, है ना, 12 तिया 36। और देखिए और कुछ जा रहा है क्या, और ये जा रहा है 3 एकम 3 और यहाँ पर 3 अट्ठे 24, बिल्कुल सही बात है। और ये 8 से 8 टर्मिनेट हो गया, यहाँ 6 एकम 6 और यहाँ 6 तिया 18 हो जाएगा। ठीक है, 6 तिया 18 हो गया। अब आपको क्या करना है दोस्तों, ये 460 डिवाइड में इधर आके मल्टीप्लाई होगा, तो 460 में 3 का गुणा करिए, 3 0 0 6 18 का 1 4 12 1 13, कितना 1380। तो उन्होंने कितनी कुर्सियां बनाई है 1380। ऑप्शन बी इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही जवाब रहेगा। बहुत ही शानदार क्वेश्चन था दोस्तों। अगर एग्जाम में इस प्रकार का क्वेश्चन आता है तो आप इसी ट्रिक से करिएगा, बहुत जल्दी क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा, आप बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होंगे। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन 477, निम्न में से कौन सुमिलित नहीं है। दोस्तों, ये मॉडल पेपर डेली आपके 8 PM पर चलेगा, 8 PM पर चलेगा डेली बेसिस पर दोस्तों। और मैं एक इंपॉर्टेंट बात और बताना चाहूंगा दोस्तों, अब ये आपके SSC GD की क्लास दोस्तों 9 बजे आएगी। कितनी, डेली 9 बजे चलेगी, जब तक एग्जाम चलेंगे तब तक डेली बेसिस पर आपको 9 बजे जुड़ना है। 8 बजे आपकी यूपी पुलिस की क्लास चलेगी और 9 बजे आपके SSC GD की क्लास चलेगी दोस्तों, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो आज 9 बजे आप SSC GD क्लास में भी जुड़िएगा दोस्तों, क्योंकि जीके जीएस सेम रहता है। ठीक है, तो इस प्रश्न का जवाब दीजिए। लिपुलेख उत्तराखंड में, नाथुला अरुणाचल प्रदेश में, रोहतांग हिमाचल प्रदेश में, पालघाट केरल में। ये दोस्तों एक तरफ तो दर्रे दे रखे हैं और एक तरफ उनके राज्य दे रखे हैं कि कौन सा दर्रा किस राज्य में। तो आप लोगों को यह कमेंट करना है कि इसमें से कौन सही सुमिलित नहीं है। सभी बच्चे, हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कमेंट सेक्शन में जवाब दें।
निम्न में से कौन सुमिलित नहीं है दोस्तों, सभी बच्चे बताएं। एक भी क्वेश्चन को मिस नहीं करना, हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है एग्जाम में, सीधे क्वेश्चन यही छपने वाले हैं आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। इसका सही जवाब हो जाएगा नाथुला दर्रा। जी हाँ दोस्तों, नाथुला दर्रा दोस्तों अरुणाचल प्रदेश में ना होते हुए ये सिक्किम राज्य में है दोस्तों। किस राज्य में है? ये सिक्किम राज्य में है, अरुणाचल प्रदेश में नहीं है, ये है सिक्किम राज्य में, सिक्किम में है, ठीक है। ये एक पहाड़ी दर्रा है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। और दोस्तों ये दर्रा क्या करता है, ये दोस्तों दक्षिण तिब्बत में चुंबी घाटी को जोड़ता है, दक्षिण तिब्बत में चुंबी घाटी को जोड़ता है, ये एक पहाड़ी दर्रा है। तो यही सुमिलित नहीं है, बाकी ये सब अपने अपने राज्य में सुमिलित हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 478 देखिए, किसी भाषा में अपसेंट को BCTFOU के रूप में लिखा जाता है तो उसी भाषा में CABLES को किस रूप में लिखा जाएगा। बहुत ही शानदार ये कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है। मैं आपको अभी बोलता हूं और बार बार बोलते आ रहा हूं कि जब भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं कोडिंग डिकोडिंग या रीजनिंग के, तो सबसे पहले A to Z आपके अल्फाबेट की प्लेस वैल्यू पता होनी चाहिए कि कौन सा अल्फाबेट कितने नंबर पर आता है, तभी इन क्वेश्चन को फोड़ पाएंगे आप ओरली विदाउट यूजिंग पेन। कमेंट करिए इस प्रश्न के लिए क्या राइट ऑप्शन रहेगा सभी बच्चे। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, कैसे सॉल्व करेंगे सभी बच्चे बताएंगे। बहुत ही शानदार क्लास चल रही है, क्लास को करें लाइक और अपने सभी बच्चों में, सभी मित्रों में इस क्वेश्चन को शेयर करें दोस्तों। जल्दी से सभी स्टूडेंट्स इस सेशन को शेयर करके आ जाए। सभी स्टूडेंट्स में अपने जो भी आपके जो भी मित्र हैं उन सभी जगह शेयर करिए, चाहे व्हाट्सअप हो, चाहे फेसबुक हो, चाहे इंस्टाग्राम, जिस भी प्लेटफॉर्म पर आप अवेलेबल है उसमें ये 19वें मॉडल पेपर को शेयर करिए। आपका टेस्ट दोस्तों 50 मार्क्स का होंगे, ध्यान रखें दोस्तों। आपको 50 में से आप ये चलो कि मुझे 48 प्लस करना है, 49 प्लस करना है स्कोर, ठीक है। वो सब आप कमेंट बॉक्स में अंत में बताएंगे कि किसने कितने क्वेश्चन किए। देखिए कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए आप ए आता है 1 नंबर पर, बिल्कुल सही बात है। बी आता है गुरुजी 2 नंबर पर, 1 से 2 हुआ यानी कि +1 हुआ, बिल्कुल सही बात है गुरुजी। बी आता है 2 नंबर पर और सी आता है आपके 3 नंबर पर, यहां पर भी कितना हो रहा है, +1 हो रहा है। एस आता आपके 19 नंबर पर और टी आता आपके 20 नंबर पर, यहां पर भी +1 हो रहा है। गुरुजी सब में +1 ही हो रहा है, तो अब आप जल्दी से केबल्स को कर दीजिए। कैसे करेंगे, केबल में सी आता है 3 पर, 3 में 1 प्लस करेंगे, जवाब आएगा 4। कितना आएगा जवाब, जवाब कितना आएगा दोस्तों, जवाब आएगा 4 आपके पास, ठीक है। तो 4 पर आपको सभी को पता है क्या आता है, 4 पर आपके डी आता है, बिल्कुल सही बात है। अब देखिए ए आता है 1 पे, 1 में 2, 1 में 1 और प्लस करेंगे 2 जवाब आएगा। और 2 पे क्या आता है सभी को पता है, बी आता है, बिल्कुल सही बात है। बी आता है 2 पे, 2 पे 1 प्लस करेंगे 3 और 3 पे सभी को पता है सी आता है। एल आता है 12 पर, 12 में 1 प्लस करेंगे तो 13 आएगा और 13 पे आप सभी को पता है क्या आता है, एम आता है, ठीक है। ई आता है 5 नंबर, 5 में 1 प्लस करेंगे 6 और 6 पे एफ आता है। एस आता है 19, 19 में 1 प्लस करेंगे 20 और 20 में पता है क्या आता है, 20 आता है। तो ये किसमें बन रहा है, सभी बच्चे देखेंगे DBCMFT, ये पहले ही ऑप्शन में दिख रहा है। तो आप लोग ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब टिक करेंगे, ठीक है। इजी क्वेश्चन था। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिए 479, हिंदी शब्द में स्त्रीवाचक बनाने के लिए किस प्रत्यय का प्रयोग करेंगे। बहुत ही शानदार सा क्वेश्चन आया, एक बार सब आपके सामने जल्दी से बताएं दोस्तों। अनुज, ये जो अनुज है ना, अनुज में अनुज शब्द को आपको स्त्रीवाचक बनाना है तो आप किस प्रत्यय का प्रयोग करेंगे। ये 4 ऑप्शन आपके सामने दे रखे हैं दोस्तों। बहुत ही शानदार क्लास है दोस्तों। आज 19वां मॉडल पेपर है। जिन्होंने अभी तक बाकी मॉडल पेपर नहीं देखे आप लोग जल्दी देखिए, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक दिया हुआ है, आप लोग कंटिन्यू वॉच कर लीजिए। अगर आप एग्जाम से पहले ये सभी मॉडल पेपर देख लेते हैं आप बहुत ही अच्छा स्कोर करेंगे, क्योंकि आपके पास दिन बहुत कम बचे हैं, ठीक है। पढ़ना बहुत ज्यादा है, दिन रात एक कर दीजिए दोस्तों सिलेक्शन लेने के लिए। जल्दी से बताइए दोस्तों क्या राइट ऑप्शन रहेगा इस प्रश्न के लिए। देखिए अनुज है, अनुज शब्द है तो इसमें आपको कौन सा प्रत्यय जोड़ना है, कौन सा जोड़ना है, इसमें आपको आ प्रत्यय जोड़ना है। क्योंकि देखो अनुज है, अनुज में आ प्रत्यय, अनु में आ प्रत्यय जोड़ देंगे, जा में आकर ना यानी अनुजा बन जाएगा, ठीक है। तो आप लोग बी ऑप्शन को बिल्कुल सही जवाब टिक करेंगे, है ना। अनुजी से कोई मतलब नहीं है, अनुजिक अनुजी ये बन ही नहीं रहा है, अनुजा बन रहा है, ऑप्शन भी बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन 480, निम्न में से किस सुल्तान ने तुर्क ए चहलगानी का गठन किया था। बहुत ही शानदार सा क्वेश्चन एक बार आपके सामने आता हुआ। बलबन, अकबर, इल्तुतमिश, ऐबक। बहुत ही शानदार ये क्वेश्चन है दोस्तों। दिल्ली सल्तनत से बहुत ही शानदार क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों, कमेंट करिएगा। वो कौन सा सुल्तान था जिसने तुर्क ए चहलगानी का गठन किया था। क्या राइट ऑप्शन रहेगा। नहीं, बलबन ने तो ये खत्म किया था, अकबर ने नहीं, ऐबक ने नहीं, ये किया था शमशीदुन इल्तुतमिश ने किया था दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, तुर्क ए चहलगानी यानी 40 सरदारों का गठन किसने किया था,
जो भी अमीर बड़े बड़े सरदार हुआ करते तो उनका गठन किसने किया था? शमशुद्दीन इल्तुतमिश ने किया था। ऑप्शन सी बिल्कुल सही। ये दोस्तों इल्तुतमिश दोस्तों गुलामों का भी गुलाम है, क्योंकि दोस्तों देखो ये किसका? ऐबक का गुलाम था और ऐबक गौरी का गुलाम था, तो इसको गुलामों का गुलाम कहा जाता है, गुलामों का गुलाम कहा जाता है दोस्तों। दोस्तों इसी ने दोस्तों आगरा में न्याय का घंटा लगवाया। आगरा में न्याय का घंटा लगवाया। आगरा में न्याय का घंटा लगाया दोस्तों, ध्यान रखेंगे दोस्तों। इसका दोस्तों दरबारी कवि हुआ था इसका दरबारी कवि आप ध्यान रखेंगे मिनाज उस सिराज, इसका दरबारी कवि रहता है। दरबारी कवि कौन होता है? मिनाज उस सिराज, मिनाज उस सिराज इसका दरबारी कवि। बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है ये, ठीक है। मिनाज उस सिराज किसका दरबारी कवि? शमशुद्दीन इल्तुतमिश का। अगला क्वेश्चन नंबर 481 देखिए, हमने 480 कर लिया ना, देखते हैं। हाँ 481 देखिए, 22 लड़के एक काम को 15 घंटे में पूरा कर सकते हैं, तो 33 लड़के उसी काम को कितनी देर में पूरा करेंगे? ये भी बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, कमेंट करिएगा दोस्तों। बहुत ही शानदार टेस्ट चलेगा आपका दोस्तों, मजा आ जाएगा दोस्तों इस क्वेश्चन में। दोस्तों स्टार्टिंग में मैंने आपको जो बताया ना, ये 50 मार्क्स का टेस्ट है दोस्तों, 50 नहीं 60 मार्क्स का टेस्ट है, क्योंकि इसमें 30 क्वेश्चन है। 30 क्वेश्चन है, जो हर एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का है, यानी कि 60 मार्क्स का। वो 50 गलत प्रिंट हो गया दोस्तों, ठीक है। यहाँ पे 60 मार्क्स का टेस्ट है। कमेंट करिएगा इस प्रश्न के लिए। दोस्तों आपको टेस्ट भी इस प्रकार से देना है कि आपको यह सोचना है कि 17 तारीख को जिन भी बच्चों की शिफ्ट है उसमें उनका एग्जाम चल रहा है आज, आपको उसी फीलिंग से टेस्ट देना है। देखिए 22 लड़के किसी काम को 15 घंटे में पूरा करते हैं, वहीं 33 लड़के उसी काम को कितने घंटे में पूरा करेंगे? तो घंटा में देने का निकालना है तो हम हावर लिख देते। अब वैल्यू टर्मिनेट कर दीजिए। 11 दूनी 22, 11 तिया 33, तीनों पचे 15, 5 दूनी 10। कितना इजी था, मजा आया कि नहीं? मजा आ गया तो एक लाइक कर दो जल्दी से। मजा आया कि नहीं आया दोस्तों? ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है। तो देखो दोस्तों इतना इजी क्वेश्चन कितनी तरीके से इजी से सॉल्व हो गया। ऐसा क्वेश्चन जब भी है तो आप एग्जाम में इसी प्रकार से करना दोस्तों, आपके जल्दी सॉल्व हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 482 देखिए। अकबर ने फतेहपुर सीकरी को अपनी राजधानी कब बनाया था? 1571 में, 1574 में, 1505 में या फिर 1590 में? कमेंट करके बताइए दोस्तों, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है ये। सभी स्टूडेंट बताएंगे इस प्रश्न के लिए क्या सही जवाब रहेगा। अकबर ने फतेहपुर सीकरी को अपनी राजधानी कब बनाया? 1571 में, 1574 में, 1505 में, 1590 में? कमेंट करिए दोस्तों, क्या राइट ऑप्शन रहेगा इस प्रश्न के लिए। अकबर ने फतेहपुर सीकरी को अपनी राजधानी कब बनाया? अकबर ने फतेहपुर सीकरी को अपनी राजधानी 1571, दोस्तों इसका ध्यान रखेंगे, 1571 और 1585 के बीच में इसने अपनी राजधानी बनाई थी, ये ध्यान रखिएगा। 1571 और 1585 के बीच में इसने अपनी राजधानी फतेहपुर सीकरी को बनाया था दोस्तों। ये सभी बच्चे ध्यान रखेंगे दोस्तों, पूछा जाता है दोस्तों, ठीक है। तो जो भी बच्चे बी ऑप्शन, सी ऑप्शन, डी ऑप्शन टिक कर रहे थे अभी तक, वो गलत है भाई, ठीक है। 1571 और 1585 ही माना जाता है, क्यों तो 1571, क्यों तो 1585। अगला क्वेश्चन 483, पंडित हरिप्रसाद चौरसिया किस वाद्य यंत्र के लिए प्रसिद्ध है? दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आप डबल नहीं ट्रिपल जितने स्टार लगाने लगा लीजिए, एग्जाम में सीधा छपकर आएगा ये क्वेश्चन, एग्जाम में सीधा छपकर आएगा, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। पंडित हरिप्रसाद चौरसिया किस वाद्य यंत्र के लिए प्रसिद्ध है? तबला, सितार, बांसुरी, वीणा? सभी मेरे स्टूडेंट बताएंगे, बहुत ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये, सभी बच्चे बताएं। पंडित हरिप्रसाद चौरसिया किस वाद्य यंत्र के लिए प्रसिद्ध है? क्या राइट ऑप्शन रहेगा? सभी बच्चे बताएंगे क्या राइट ऑप्शन होगा, सभी बच्चे बताएं। बहुत ही शानदार है ये क्वेश्चन, एग्जाम में सीधा पूछा जाएगा, जल्दी से बताएं सभी स्टूडेंट। इसका सही जवाब बांसुरी। जी हाँ दोस्तों, हरिप्रसाद चौरसिया दोस्तों बांसुरी के वाद्य यंत्र के लिए प्रसिद्ध है दोस्तों। तबला का जनक किसे कहा जाता है? अमीर खुसरो को, चाहे अमीर खुसरो दोस्तों, ध्यान रखेंगे, तबला का जनक अमीर खुसरो को कहा जाता है दोस्तों, ठीक है, ध्यान रखिएगा दोस्तों। इन्हीं को दोस्तों, चाहे सितार हो, चाहे कव्वल हो, चाहे गजली हो, इन्हीं अमीर खुसरो को ही कहा जाता है उसका जनक। इनको दोस्तों भारत का तोता है हिंद भी कहा जाता है, तोता है हिंद भी कहा जाता है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, भारत का तोता है हिंद भी अमीर खुसरो को ही कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 484,
तस्वीर में एक आदमी की तरफ इशारा यानी संकेत या इशारा करते हुए गुंजन ने कहा। यहां पर एक तस्वीर बना देते हैं, ठीक है, ये एक तस्वीर है, ये एक ड्राइंग पर मत जाना दोस्तों, ठीक है, ये एक तस्वीर है। अब यहां पर बैठी हुई गुंजन, ठीक है, गुंजन बैठी हुई है यहां पर। गुंजन इसकी ओर इशारा करते हुए क्या कह रही है कि उसकी माँ यानी इसकी माँ, उसकी माँ यानी इसमें इसकी बात कर रहा है। एक काम करते हैं हम थोड़ा इसको अच्छे से बनाएंगे, थोड़ा सा रफ कर देते तो थोड़ा हम इसको अच्छे से डिस्क्राइब करेंगे आपके लिए। देखिए, हाँ, यहाँ पर सपोज यहाँ पर एक तस्वीर है, ठीक है, ये तस्वीर में ये कोई बैठा हुआ, ठीक है। हाँ, अब वो क्या बोल रहा है, गुंजन क्या बोल रहा है, इसकी माँ, तो इसकी माँ यहाँ पर लिखेंगे हम, ये इसकी माँ है, बिल्कुल सही बात है। इसकी माँ, इस तस्वीर में जो भी बैठा है उसकी माँ की इकलौती बेटी, माँ की एक इकलौती बेटी है, यहाँ पर माँ की इकलौती बेटी है, यहाँ पर हम बेटी लिख देते हैं, माँ की इकलौती बेटी, बेटी मेरी माँ है। क्या बोल रहा है, माँ की इकलौती बेटी मेरी माँ, यानी गुंजन की माँ है। देखो, माँ की इकलौती बेटी है और ये इस तस्वीर में जो बैठा हुआ उसकी भी है माँ, तो ये दोनों तो आपस में भाई बहन हुए कि नहीं हुए, भाई बहन, बिल्कुल सही बात गुरुजी, सही कह रहे हो। फिर आगे क्या पूछ रहा है, गुंजन उस आदमी से किस प्रकार संबंधित है। तो दोस्तों गुंजन उस आदमी से, तो ये तो उसके मामा हुआ है ना, तो मामा भांजी का संबंध है, सही है कि नहीं, मामा भांजे का संबंध है दोस्तों। वो ये देखो, आप भांजा यहाँ पर देगा, भांजी यहाँ, कंफ्यूज मत होना। क्या बोल रहा है, गुंजन उस आदमी से किस प्रकार संबंधित, गुंजन की नजरों से देखो, यानी कि गुंजन तो भांजी हुई। अगर ऐसे बोलते कि वो आदमी उससे क्या संबंधित है, तो आप लोग नहीं, आपको यहाँ पे भांजी ही टिक करना है, क्योंकि यहाँ पर कोई पुरुष तो दे नहीं रखा है। भांजी, सॉरी, भांजी मैंने कहा भांजा टिक कर दिया। ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब है, ठीक है। तो इसी क्वेश्चन था, कोई दिक्कत नहीं थी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 485, डेढ़ चावल की खिचड़ी मुहावरे का अर्थ है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। कठिन कार्य, तुच्छ कार्य, भिन्न विचार रखना या फिर उपयुक्त सभी। क्या राइट ऑप्शन होगा, जल्दी से बताएं। डेढ़ चावल की खिचड़ी मुहावरे का अर्थ है कठिन कार्य, तुच्छ कार्य, भिन्न विचार रखना या उपयुक्त सभी। क्या राइट ऑप्शन रहने वाला है, कमेंट करके बताएंगे मेरे सभी स्टूडेंट्स। डेढ़ चावल मुहावरे खिचड़ी का अर्थ है क्या है, इसका अर्थ है दोस्तों भिन्न विचार रखना। दोस्तों ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब जाएगा दोस्तों, जिसने भी ऑप्शन सी को टिक किया है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन 486, राज्यसभा के सदस्यों को नामित करने का अधिकार निम्न में से किसको है। राष्ट्रपति को, उपराष्ट्रपति को, न्यायपालिका को या लोकसभा को। कमेंट करिए दोस्तों, राइट ऑप्शन क्या रहेगा इस प्रश्न के लिए। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए, जल्दी से बताएं मेरे सभी स्टूडेंट्स। इसका सही जवाब दोस्तों राष्ट्रपति रहेगा दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, राज्यसभा के सदस्यों को नामित करने का अधिकार राष्ट्रपति को है दोस्तों, ना ही उपराष्ट्रपति को, ना ही न्यायपालिका को, ना ही लोकसभा को। किसके हो है, राष्ट्रपति को। ऑप्शन है बिल्कुल सही जवाब। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 487, देखिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आ गया भाई। मैथ्स के आपको जो भी मैं क्वेश्चन कराऊंगा ना दोस्तों, आपको इतनी इजी ट्रिक से कराऊंगा, आप वही इजी ट्रिक्स एग्जाम में करके आएंगे, फोड़ कर आएंगे क्वेश्चन को, ठीक है। राम की मासिक आय 80,200 रुपए है। यदि उसकी आय में 11% की कमी हो जाती है तो उसकी नई मासिक आय ज्ञात करनी है। इजी क्वेश्चन है, आई थिंक कोई भी बच्चा इसको गलत नहीं करेगा, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। क्या राइट ऑप्शन रहेगा, इसको दोस्तों आपको ऑप्शन से खेलना है दोस्तों, क्योंकि समय बहुत कम है, पढ़ना बहुत कुछ है, कंपटीशन बहुत टफ है दोस्तों, आपको समय कंज्यूम करना है। तो एग्जाम आप लोग इसको एग्जाम पर ये जो दे रखे ना ये ऑप्शन, इससे कैसे खेलेंगे, देखिए 80,200 रुपए उसकी क्या है, मासिक आय है, बिल्कुल सही बात कह रहे हो। उसमें से 11% की कमी आ रही है, तो 11% की कमी का मतलब 89% बची हुई है, बिल्कुल सही बात है। तो उसकी नई मासिक आय ज्ञात करना है। तो आप कैसे ज्ञात करेंगे, देखिएगा ध्यान से, 0 को 0 से टर्मिनेट कर देंगे। अब आपको 89 को और 202 को मल्टीप्लाई करना है। अब आप देखिए, इसकी प्लेस वैल्यू 9 है और इसकी प्लेस वैल्यू 2 है, तो 9 2 18, 18 का 8, यानी यूनिट प्लेस पर 8 आ रहा है, तो 8 इस पे नहीं आ रहा है, इस पे नहीं आ रहा है 8, इस पे नहीं आ रहा है, लास्ट में ये आ रहा है 8, तो आपका ए ही ऑप्शन सही जाएगा। अगर सही नहीं है तो मल्टीप्लाई करके आप देख लीजिए, आपका यही आएगा आंसर। तो आपको ऐसे टाइम को कंज्यूम करना है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, बहुत ही शानदार, 488, निम्न में से कौन सा अनुच्छेद उच्च न्यायालय को रीट जारी करने का अधिकार प्रदान करता है। अनुच्छेद 226, अनुच्छेद 230, अनुच्छेद 220, अनुच्छेद 233। कमेंट करिए, निम्न में से कौन सा अनुच्छेद उच्च न्यायालय को रीट जारी करने का अधिकार प्रदान करता है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है दोस्तों। क्या राइट ऑप्शन होगा, जल्दी से बताएं। इसका सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन ए। जी हाँ दोस्तों, कौन सा अनुच्छेद है दोस्तों, अनुच्छेद 226 दोस्तों उच्च न्यायालय को रीट जारी करने का अधिकार प्रदान करता है। तो आप लोग ए ऑप्शन को टिक करेंगे, बिल्कुल सही, ठीक है दोस्तों। ए ऑप्शन
इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिए, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आया है 489। अगर दोस्तों आपको क्लास अच्छी लग रही है तो क्लास को करेंगे सभी मित्र लाइक, और अपने सभी जो भी आपके मित्र उनमें शेयर करके आइए जल्दी से सभी बच्चे, चाहे फेसबुक हो, चाहे व्हाट्सएप हो, चाहे इंस्टाग्राम हो, सभी जगह टेलीग्राम हो, सभी जगह इस मॉडल पेपर को शेयर करिए। आज हमारा ये 19वां मॉडल पेपर है दोस्तों, ठीक है। कौन सा 19वां है, ठीक है। इन्हीं मॉडल पेपर्स में से आपके बहुत सारे क्वेश्चन छपकर आएंगे, देखिएगा आप कंटिन्यू। प्लेलिस्ट में लिंक दिया है दोस्तों, मॉडल पेपर सीरीज यूपी पुलिस 2024। इस प्रश्न का जवाब दीजिए, कोणार्क का सूर्य मंदिर किसके तट पर स्थित है? लाल सागर, अरब सागर, हिंद महासागर, बंगाल की खाड़ी। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है भाई, जल्दी से कमेंट करिए। कोणार्क का सूर्य मंदिर किसके तट पर स्थित है? यह स्थित है दोस्तों बंगाल की खाड़ी के तट पर स्थित है। ना ही लाल सागर, ना ही अरब सागर, ना ही हिंद महासागर, यह स्थित है दोस्तों बंगाल की खाड़ी के तट पर। दोस्तों ध्यान रखिएगा, क्या राइट ऑप्शन होगा सभी बच्चे बताएंगे दोस्तों। यह स्थित बंगाल की खाड़ी पर रहेगा, ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब रहेगा दोस्तों। कोणार्क का सूर्य मंदिर दोस्तों, इसके बारे में आपको जानना बहुत जरूरी है दोस्तों, आप लोगों को पता होना चाहिए दोस्तों। यह कोणार्क का सूर्य मंदिर भारत के किस राज्य में स्थित है, यह आपको पता होना बहुत जरूरी है दोस्तों। तो ये दोस्तों भारत के ओडिशा राज्य के पुरी जिले में स्थित है। ओडिशा राज्य के पुरी जिले में, ओडिशा राज्य के कौन से जिले में? पुरी जिले में दोस्तों, ओडिशा राज्य के पुरी जिले में स्थित है दोस्तों। एग्जाम में पूछ लिया जाता है इसलिए इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ठीक है। ये दोस्तों 13वीं सदी में बना हुआ है ये मंदिर, 13वीं सदी में बना हुआ है। 13वीं सदी में ये मंदिर बना हुआ, और किसने बनाया? गंगा वंश के राजा नरसिंह देव ने बनवाया दोस्तों। गंगा वंश के राजा नरसिंह देव ने, यहां पर मैं लिख देता हूं नरसिंह देव, ठीक है दोस्तों। ध्यान रखिए, एग्जाम में पूछा जाता है नरसिंह देव, बहुत बार पूछा भी गया है कि कोणार्क के सूर्य मंदिर किस राजा ने बनवाया, तो आप ध्यान रखेंगे नरसिंह देव दोस्तों, नरसिंह देव दोस्तों, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 490। भाखड़ा नांगल परियोजना किस नदी पर बनी हुई है? सभी बच्चे बताएं। पहला ऑप्शन है झेलम नदी, दूसरा सतलज नदी, तीसरा कृष्णा नदी, और चौथा रावी नदी। कमेंट करिए, भाखड़ा नांगल परियोजना किस नदी पर निर्मित है? सभी बच्चे कमेंट करके बताएंगे। क्या राइट ऑप्शन रहेगा इस प्रश्न के लिए? यह निर्मित है दोस्तों आपके सतलज नदी पर दोस्तों। जहां दोस्तों ये किस नदी पर निर्मित है? सतलज नदी पर निर्मित है दोस्तों, आपको पता होना चाहिए। ऑप्शन बी आपके लिए बिल्कुल सही जवाब रहेगा। जो भी ऑप्शन बी टिक कर रहे हैं वो अपने लक्ष्य की ओर ऐसे ऐसे अग्रसर होते जा रहे हैं भाई, ठीक है। 60 मार्क्स का टेस्ट है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। आपको यह अनुमानित करके चलना है कि मुझे 58 से अबव चाहिए, 57 से अबव चाहिए, हमेशा बड़ा लक्ष्य रखिएगा। अगला क्वेश्चन अंत में बताएंगे किसने कितने क्वेश्चन सही किए। 491 वर्णों के कितने भेद होते हैं दोस्तों? की त है दोस्तों, कुछ मिसप्रिंट हो गई, ठीक है। कितने भेद होते हैं? 2, 3, 4, 5। क्या राइट ऑप्शन रहेगा? वर्णों के कितने भेद होते हैं दोस्तों, जल्दी से बताएं। क्या राइट ऑप्शन होगा? जल्दी से सभी स्टूडेंट कमेंट करेंगे। क्या राइट ऑप्शन होगा, जल्दी से बताएं। वर्णों के 2 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं दोस्तों? वर्णों के 2 भेद होते हैं। कौन कौन से? वर्णों के 2 भेद होते हैं। कितने होते हैं? 2 भेद। कौन कौन से? स्वर और व्यंजन। सभी को पता है, इजी है, स्वर और व्यंजन। अब आप लोग कमेंट कर दीजिए कि व्यंजन की संख्या कितनी होती है और स्वर की संख्या कितनी होगी। ये तो आपको कमेंट करना पड़ेगा, जल्दी से कमेंट करिए। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 492 देखिए। एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 4√3 सेमी है, तो त्रिभुज की सीमा भुजा में ज्ञात करनी है दोस्तों। सॉरी, त्रिभुज की भुजा सेमी में ज्ञात कीजिए। 4, 2, 2√3 या फिर √3। कमेंट करिए। बहुत ही शानदार सा क्वेश्चन आया एक बार फिर से आप सभी के सामने। एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 4√3 सेमी है, तो त्रिभुज की भुजा सेमी में ज्ञात कीजिए। तो देखिए, आपको सभी को पता होना चाहिए, तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, ये तो सभी को पता होना चाहिए दोस्तों। क्या होता है दोस्तों समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल? तो दोस्तों आप इसका क्षेत्रफल ध्यान रखेंगे। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है दोस्तों? तो ध्यान रखेंगे, √3 a²/4, ये इसका क्षेत्रफल होता है। लेकिन क्वेश्चन में इसका क्षेत्रफल कितना दे रखा है? 4√3। क्या दे रखा है? 4√3 दे रखा है। क्या दे रखा है? 4√3 दे रखा है। तो अब आप क्या करेंगे, ध्यान से देखिएगा। अब आप क्या करेंगे, √3 से √3 कैंसिल कर दीजिए। ये 4 इधर भाग में इधर आके गुणा हो जाएगा,
तो ये कुछ ऐसा दिखेगा, A2 इजिकल टू 16, यही दिख रहा है। अब ये रूट, ये 2 जो स्क्वायर है ना, ये इसके आके लग जाएगा तो ये कुछ ऐसा दिखेगा, √16। तो √16 का मतलब कि आंसर क्या आएगा, जवाब 4 आएगा। तो 4 किस ऑप्शन में, गुरुजी 4 तो हमारे पहले ही ऑप्शन में। तो आप लोग इस तरह से ऑप्शन ए को टिक करेंगे। इसी क्वेश्चन था, आई थिंक सभी बच्चों ने कर लिया होगा ये क्वेश्चन। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 493। दोस्तों बहुत, जब भी मैं मैथ्स के क्वेश्चन करूं आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिया करें या फिर पीडीएफ ले लिया करें, जो आपको टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी। मैथ्स के क्वेश्चन आपको इजी ट्रिक से इसी प्रकार से करने हैं भाई, ठीक है। इस क्वेश्चन का जवाब दे 493। उत्तर प्रदेश में आलू निर्यात जोन कहां पर स्थित है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है भाई। प्रयागराज में, जिसका ये किसका प्राचीन नाम है, ये इलाहाबाद का है। इलाहाबाद का प्राचीन नाम है। यहीं पर प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है दोस्तों, गंगा यमुना का है ना, सरस्वती का यहाँ पे तीर्थ स्थल है। फतेहपुर में, आगरा में या कानपुर में? आगरा सिकंदर लोधी ने बसाया दोस्तों, ध्यान रखिएगा, 1505 या 6 में ना। क्या राइट ऑप्शन होगा, जल्दी से बताएं। सभी स्टूडेंट बताएंगे दोस्तों, बहुत ही शानदार ये क्वेश्चन है। ये उत्तर प्रदेश में आलू निर्यात जोन कहां पर स्थित है? ये स्थित है दोस्तों आगरा में। दोस्तों कहां पर स्थित है? आगरा में दोस्तों। और यूपी में किस किस स्थानों और किस किस जगहों पे है? तो आगरा, एक तो आगरा हो गया, और दूसरा आप मेरठ ध्यान रखेंगे, तीसरा आप अलीगढ़ ध्यान रखेंगे, और चौथा आप फर्रुखाबाद ध्यान रखेंगे, फर्रुखाबाद। ठीक है दोस्तों, ये कुछ स्थान है जहां पर ये आलू निर्यात जोन स्थित है दोस्तों, ठीक है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए 494। भारत के किस खिलाड़ी ने दोहा डायमंड लीग 2023 का खिताब अपने नाम किया? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है भाई, डबल स्टार लगा ले पहले से, ट्रिपल, जितने लगाने लगा लो। अमन दुबे, अर्जुन सहरावत, नीरज चोपड़ा या फिर वेदांत माधवन? कमेंट बॉक्स में बताएं भाई, बहुत ही शानदार सा क्वेश्चन है। भारत के किस खिलाड़ी ने दोहा डायमंड लीग 2023 का खिताब अपने नाम किया है? सभी बच्चे बताएंगे। इसी प्रकार के क्वेश्चंस आपके एग्जाम को देखने को मिलेंगे दोस्तों। इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों नीरज चोपड़ा। जी हाँ दोस्तों, नीरज चोपड़ा ने दोस्तों दोहा डायमंड लीग 2023 का खिताब अपने नाम किया है। ऑप्शन सी को बिल्कुल सही जवाब टिक करेंगे, ठीक है भाई। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अंत तक बने रहिए, बहुत ही शानदार क्लास है, और सभी बच्चे क्लास को लाइक करेंगे, और इस क्लास को जितने भी आपके मित्र हैं उनमें शेयर करिए दोस्तों, है ना, स्टेटस लगाइए। बहुत ही शानदार क्लास है, 19वां मॉडल पेपर है। जिन्होंने अभी तक 18 वो बाकी मॉडल पेपर नहीं देखे, लिंक वीडियो का डिस्क्रिप्शन में दे रखा, प्लेलिस्ट का, आप लोग कंटिन्यू देख लीजिए। इन्हीं मॉडल पेपर से आपके एग्जाम में क्वेश्चन छपके आएंगे सीधे। उत्तर प्रदेश में जैन और बुद्ध दोनों का प्रसिद्ध तीर्थ स्थल कौन सा है? कुशीनगर, देवीपाटन, कौशाम्बी या फिर सारनाथ? कमेंट करके बताएं इस प्रश्न के लिए क्या राइट ऑप्शन रहने वाला है। सभी बच्चे जल्दी से बताएं इस प्रश्न के लिए क्या राइट ऑप्शन रहेगा। वो प्रसिद्ध तीर्थ स्थल कौन सा दोस्तों? वो है कौशाम्बी दोस्तों। कौन सा दोस्तों? कौशाम्बी है दोस्तों, आप ध्यान रखेंगे। ऑप्शन सी को बिल्कुल टिक करेंगे, ऑप्शन सी बिल्कुल सभी बच्चे टिक करेंगे, ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब रहेगा। चलिए बढ़ते बिना देरी करे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन 496 देखिए। इनमें से 3 समान है, यानी कि 3 एक जैसी है, और एक भिन्न है, यानी कि एक अलग है। घोड़ा, चीता, जिराफ, शेर? सभी बच्चे बताएंगे क्या राइट ऑप्शन रहेगा, जल्दी से बताएं। सभी बच्चे बताएंगे। इसमें कुछ शायद दोस्तों मिस प्रिंट हुआ है, यहां पर दोस्तों कुछ मिस प्रिंट हुआ है। एक काम कर लेते हैं दोस्तों, हम इसको चीता की जगह हिरन लिख लेते हैं। एक कुछ मिस प्रिंट हुआ था, यहां पर हिरन लिख लो, ठीक है। हाँ अब बताइए कौन सा भिन्न है दोस्तों। तो देखिए, अगर ध्यान से देखें तो घोड़ा, हिरन और जिराफ, और इधर देखिए शेर। शेर दोस्तों एक जंगली है, जंगली जानवर है, और बाकी ये 3 एक ही समान के जंगली नहीं है। तो आप लोग डी ऑप्शन टिक करेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 497। पृथ्वी का जल चक्र किसके द्वारा संचालित किया जाता है दोस्तों? मोस्ट इंपोर्टेंट है। चंद्रमा, पृथ्वी, सूर्य, हवा? कमेंट करके बताएं सभी स्टूडेंट्स। बहुत ही शानदार सा क्वेश्चन एक बार फिर से आप सभी के सामने। क्या राइट ऑप्शन होगा? पृथ्वी का जल चक्र किसके द्वारा संचालित होता है? पृथ्वी का जल चक्र संचालित होता है सूर्य के द्वारा दोस्तों। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है। किस किसने ऑप्शन सी को लॉक किया भाई एक झटके में?
जो भी मेरे स्टूडेंट्स ऑप्शन सी को झटके में लॉक कर रहे हैं वो अपनी तैयारी बहुत ही शानदार लेवल पर कर रहे हैं। चलिए बढ़ते बिना देरी करे अगले क्वेश्चन की तरफ। एक बार फिर से मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने पाया दोस्तों, सामने आया है। ममिता और यहाँ पर डैश दे रखा। ममिता राज्य के कलोई समुदाय का एक लोक नृत्य। ममिता किस राज्य के कलोई समुदाय का एक लोकप्रिय नृत्य है दोस्तों? कलोई समुदाय है ना दोस्तों। त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश, ओडिशा, असम। कमेंट करिए दोस्तों। क्या राइट ऑप्शन होगा? क्या राइट ऑप्शन होगा? सभी बच्चे बताएंगे दोस्तों। अगर इसको ध्यान से देखें तो ममिता किस राज्य के कलोई समुदाय का एक लोकप्रिय नृत्य है, तो आप ध्यान रखेंगे दोस्तों। तो ये है दोस्तों आपके किसका? ये है दोस्तों आपके त्रिपुरा राज्य का। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन 499 देखिए, बहुत ही शानदार सा क्वेश्चन आया है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। मैथ्स के क्वेश्चन जो भी मैं कराऊं वो मैं आपको ट्रिकी कराता हूं, तो आप लोग उसको स्क्रीनशॉट लेकर रखा करें और उसकी प्रैक्टिस किया करें। जब भी वो क्वेश्चन आए तो आप उसी ट्रिक से फोड़ कर आए क्वेश्चन को। 300 रुपए के अंकित मूल्य वाली एक वस्तु 216 रुपए में 20% और x% यानी x% छूटों के साथ बेचा जाता है। तो आपको क्या करना है? x का मान ज्ञात करना है। 14%, 12%, 15% या 10%। कमेंट बॉक्स में जवाब दें मेरे सभी स्टूडेंट्स। जिन्होंने मेरे पहले मॉडल पेपर देखे होंगे पिछले यूपी पुलिस के, जो अभी मैंने करवाए हैं, जो प्लेलिस्ट में लिंक दिया हुआ है, उनको पता होगा इस क्वेश्चन को कैसे फोड़ना है। उन मेरे स्टूडेंट्स को सभी को पता होगा इस क्वेश्चन को कैसे फोड़ना है। और जो नए बंदे इस वीडियो को देख रहे हैं वो सोच रहे होंगे कि इसको कैसे सोल्व करें। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है मैं आपको एक ही चीज प्रेफर करता हूं। आपको एक तरफ लिखना है क्रय मूल्य, दूसरी तरफ लिखना है विक्रय मूल्य और तीसरी तरफ लिखना है अंकित मूल्य। ठीक है, इतना लिखने के बाद अब क्वेश्चन को पढ़ना है। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या बोला? जो क्वेश्चन बोलेगा वही करेंगे हम। 300 रुपए के अंकित मूल्य वाली एक वस्तु 216 में 20% और x% की छूट पर बेची जाती है दोस्तों। ध्यान से समझिएगा दोस्तों कैसे करना है इस क्वेश्चन को, समझदारी से समझना है दोस्तों। ठीक है, देखिए कैसे करेंगे। एक काम करिए दोस्तों, आज एक और नया मेथड बताता हूं। ये तो हम रोज करते ही हैं। एक काम करते हैं हम, अगले तरीके देखो, समझने की कोशिश करना। 300 रुपए की अंकित मूल्य वाली एक वस्तु को कितने रुपए में बेच रहा है? वो 216 रुपए में। कितने में? 216 में। और कितने बट्टे पर? 20% और x% है ना, 20% और x% बट्टे पर बेच रहा है। ठीक है, तो यानी कि इस x% यानी 300 का 20% निकालिए। जब आप 300 का 20% निकालेंगे तो 300 का 20% होता है 60, यानी कि इसमें से 60 रुपए माइनस करके वो 240 में बेच रहा है। कितने में? 240 में। अब वो क्या बोल रहा है, क्योंकि 60 रुपए माइनस भी करना है ना, तो वो कितने में? 240 में बोल रहा है। अब यहां पर वो क्या बोल रहा है कि x का मान ज्ञात करना है। यानी कि देखो यहां पर रिलेशन देखो, 240 से लेके 216 में बेच रहा है, 240 से लेके 216 में, यानी कि 24 रुपए का गैप आ रहा है। किस पर आ रहा है ये 24 रुपए का गैप? 240 पर। और हमें 100% की वैल्यू निकाली, यानी x का मान निकाला है। तो वैल्यू टर्मिनेट करिए, 0 से 0 जाएगा, 24 से एकम 24 यानी 10%। कितना? 10%। ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब जाएगा। ठीक है, तो x का मान क्या आया? 10%। 300 रुपए की चीज को 216 में बेच रहा है, उसको पहले 20% पे बेच रहा है, तो 20% इसका मतलब 300 का 20% निकालेंगे 60 होगा। तो 300 में से 60 को माइनस करेंगे, 240 आएगा। अब 240 के बाद 246 में गैप देखना है। 24 का कितने का? 24 का गैप किसके ऊपर? 240 के ऊपर। वैल्यू नीचे रखना है, मल्टीप्लाई 100 लगाना है और वैल्यू टर्मिनेट करना है। आपका आंसर आएगा 10%। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 500वां देखिए, बहुत ही शानदार। आज हमारा दोस्तों नवे मॉडल पेपर में क्वेश्चन आप 500वां देख रहे हैं, यानी कि हमने 505 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए अभी तक। कितने? 505 क्वेश्चन कर लिए हमारे 19 मॉडल पेपर से मिलकर बने हुए। ठीक है दोस्तों, अभी भी आपके 7-8 दिन बचे हुए, तो आपके 250-300 क्वेश्चन और हो जाएंगे, यानी कि 800-900 क्वेश्चन। और इनमें से ही दोस्तों आपके क्वेश्चन छपेंगे। इतने क्वेश्चन कर चले जाते हैं ना, तो आप बहुत अच्छा स्कोर करेंगे दोस्तों। एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए वाजपेयी कहता है, वो मेरे भाई के पिता की इकलौती पुत्री का पुत्र है। तो वाजपेयी का तस्वीर वाले से क्या संबंध है? दोस्तों आप इसको ओरली कर सकते हैं क्या? भतीजी, भांजा, भाई, पिता या माता? दोस्तों आप पे माता होगा, मात्रा थोड़ी मिस्टेक है यहाँ पर। ठीक है, मात्रा गलत लग गई। ठीक है, यहाँ पर माता है। कमेंट करिए।
बहुत ही शानदार ये रीजनिंग का क्वेश्चन है। और जो ये जो इशारे करने वाले क्वेश्चन होते हैं ना, आप सोच रहे हो सर जी यही क्वेश्चन क्यों ला रहे हैं, क्योंकि इशारे करने वाले ही क्वेश्चन बहुत आते हैं और अक्सर बच्चे इसी क्वेश्चन को गलत करते हैं। तो आपको इसमें पकड़ बनानी है, वो जो सब गलती करते हैं वो हमें गलती नहीं करनी है ना। तो कैसे करेंगे देखिए, ओरली कैसे करते हैं समझने की कोशिश करिए। पहले ओरली फिर डायग्राम के बता, अगर जिनको समझ में आया तो डायग्राम के हिसाब से करेंगे। वह मेरे, सपोज यहां पर वो जैसे तस्वीर की ओर इशारा करे, यानी तस्वीर को इशारा करते हुए बोल रहे, तस्वीर को इसकी ओर इशारा करते हुए क्या कह रहे हैं कि वो मेरे भाई के पिता, मेरा भाई है, अब भाई के पिता, मेरे पिता की इकलौती पुत्री यानी मेरी बहन, बहन का पुत्र मेरा कौन लगेगा, क्या तो भांजी या फिर मामा, मैं उसका मामा, वो मेरी भांजी। तो वाजपेयी का तस्वीर वाला क्या संबंध है, क्या संबंध है, भांजा या भतीजी, यही तो है। देखो ओरली कर दिया इस क्वेश्चन को, तो आप आगे डायग्राम की क्या जरूरत है, ओरली कर दिया हमने। समझ में आया दोस्तों, इजी क्वेश्चन था। ठीक है दोस्तों, डायग्राम बनाना चाहो तो बना लीजिए। चलिए जिसको डायग्राम से समझना वो डायग्राम से समझ लीजिए, जिसको समझ में आ गया। ठीक है, देखिए यहां पर वाजपेयी बैठा हुआ, कौन है, वाजपेयी। वो क्या बोल रहा है, इस तस्वीर को, यानी ये तस्वीर बैठी हुई है ना, एक तस्वीर में कोई बंदा बैठा हुआ, कोई भी हो, चाहे स्त्री हो, चाहे पुरुष हो, महिला, औरत, कुछ भी हो, ठीक है ना। अब देखिए लड़की हो या लड़का हमें नहीं पता। देखिए वो क्या बोल रहा है, वह मेरे भाई के पिता, वह मेरा भाई, यहां पर भाई बना दीजिए भाई इसका, एक मिनट, हाँ। वो इशारा क्या कर रहा है, वह मेरे भाई की इकलौती पुत्री का पुत्र है। तो देखिए भाई यहां पर बना दीजिए, ये उसका भाई हो गया। अब भाई के पिता, ये पिता हो गए भाई के। अब जब भाई के पिता तो इसके भी तो पिता हुए, हाँ बिल्कुल सही बात है। अब पिता की एक पुत्री है, अब ये इसकी पुत्री, तो इन दोनों की क्या हुई, बहन हुई। अब बहन का पुत्र है, तो बहन का पुत्र कौन लगेगा, वाजपेयी का भांजा, है ना, भांजा ही लगेगा ना। तो इस प्रकार से डायग्राम से करिए। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 501, सलहेस त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, सलहेस त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है, तमिलनाडु, राजस्थान, बिहार या फिर उत्तर प्रदेश। कमेंट करिएगा दोस्तों, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में इसी प्रकार से पूछा जाएगा आपको। सभी बच्चे कमेंट करेंगे। सलहेस त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है, सभी बच्चे बताएं। सलहेस त्योहार दोस्तों ना तो आपके तमिलनाडु राज्य में मनाया जाता है ना, ना ही तमिलनाडु राज्य में, ना ही राजस्थान राज्य में, ना ही उत्तर प्रदेश राज्य में, ये मनाया जाता है बिहार राज्य में। दोस्तों किस राज्य में मनाया जाता है, बिहार राज्य में ये सलहेस त्योहार मनाया जाता है दोस्तों। ठीक है, और कौन कौन से बिहार राज्य में मनाया जाता है, तो आप एक बिहुला ध्यान रखेंगे, बिहुला त्योहार भी इसी में मनाया जाता है बिहार में। छठ पूजा बहुत फेमस है दोस्तों, इनका त्योहार छठ पूजा भी बिहार में ही मनाई जाती है दोस्तों। ठीक है, छठ पूजा। तो ये कुछ इंपोर्टेंट त्योहार है जो आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि बिहार में कौन कौन से इंपोर्टेंट त्योहार मनाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन भी देख लीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 503, कौन सी नदी सिंधु नदी की सहायक नदी है दोस्तों। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, कृष्णा, चिनाब, यहां पे चिनाब है, ठीक है, सतलुज, रावी। कमेंट करिएगा दोस्तों, बहुत ही शानदार सा ये क्वेश्चन है आपके समीप। ये वही सतलुज नदी है दोस्तों जिसके ऊपर भाखड़ा नांगल परियोजना बनी हुई है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। ठीक है, कमेंट करिए दोस्तों, कौन सी नदी सिंधु नदी की सहायक नदी है। 4 ऑप्शन आपके समीप है। क्लास अच्छी लग रही है तो क्लास को मेरे सभी स्टूडेंट करेंगे लाइक, और अपने सभी मित्रों में इस क्लास को शेयर भी करेंगे दोस्तों। इसी प्रकार के कंटेंट को पाने के लिए आप मेरे चैनल को भी कर लें सब्सक्राइब, ऐसी वीडियो देखने के लिए। ठीक है, और बेल नोटिफिकेशन को भी प्रेस कर दे, ताकि मैं जब भी नई वीडियो को अपलोड करूं तो सबसे पहले यूट्यूब आपके पास नोटिफिकेशन भेजेगा। कमेंट करिए इस प्रश्न का जवाब, वो किसकी सहायक नदी है, तो ध्यान रखेंगे चिनाब नदी। जी हाँ दोस्तों, सिंधु की सहायक नदी कौन सी है, चिनाब नदी है। आपके लिए बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब जाएगा। किसने ऑप्शन बी को लॉक किया एक झटके में। जो भी मेरे स्टूडेंट ऑप्शन बी को लॉक कर रहे हैं वो अपनी तैयारी बहुत ही शानदार लेवल पर कर रहे हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, ये दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आया है दोस्तों आपके लिए। जी हाँ दोस्तों, ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा इस क्वेश्चन को कैसे करना है। ठीक है, समझने की कोशिश करिएगा, जल्दबाजी के चक्कर में गलत मत करिएगा। क्वेश्चन नंबर 505, ये अंतिम प्रश्न है। अंग्रेजी वर्णमाला की श्रृंखला में ए से जेड में कौन सा अक्षर पी के बाएं से 5वें के बाएं से 8वां अक्षर है। इस लाइन से कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, तसल्ली से धीरे से पढ़िए, आपको रास्ता मिल जाएगा कि इसको कैसे सॉल्व करना है। बहुत ही शानदार सा ये क्वेश्चन है दोस्तों, कमेंट करके बताइए।
क्या राइट ऑप्शन होगा? सभी बच्चे कमेंट करके बताएंगे एक बार, जल्दी से बताएं भाई। 4 ऑप्शन ये आपके सामने, NLMP। क्या राइट ऑप्शन होगा? तसल्ली से ध्यान से पढ़ेंगे और सॉल्व करें। रीजनिंग का बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, मजा ना आए तो बात करना। बहुत ही शानदार क्वेश्चन लेके आया हूं। देखिए कैसे सॉल्व करना है। ए से जेड में अब एक एक लाइन पढ़िए। अक्षर पी, यहां पर पी लिखिए, बिल्कुल सही बात। हम गुरुजी पी लिख देते, आपने जैसा काम वैसा करेंगे, बिल्कुल सही है, पी लिख दिया। अब पी का दाया, अब देखो मैं यहां पर एक चीज लिख देता हूं, अब ध्यान से समझने की कोशिश करिए। पी का दाया ये रहा और बाया ये रहा, कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ते हैं। पी के दाएं से पांचवे, क्या बोल रहा है? पी के दाएं से पांचवे, पी के बाएं से पांचवा अक्षर कौन सा होगा? पी के बाद क्यू आर एस टी और यू। पांचवा अक्षर कौन सा है गुरुजी? पांचवा अक्षर यू है। कैसे? 1 2 3 4 5, पांचवा अक्षर कौन है? यू। अब देखो, अब क्या बोल रहा है? पांचवे अक्षर के, यानी यू के बाएं से आठवां अक्षर पूछ रहा है, यू के बाएं। अब यू का बायां बार बार थोड़ा ना बताऊंगा दोस्तों, एक ही बता रखा है, बायां इधर है, तो यू का बायां इधर है। यू के बाएं से आठवां अक्षर पूछ रहा है, यहां पर आठवां अक्षर पूछ रहा है। वो कौन सा पूछ रहा है? आठवां। तो देखिए, एक ये हो गया, 2 ये हो रहा, 3 4 5 6 तो ये हो गए, है ना, 6 तो ये हो गए। तो अब आपको 2 अक्षर और पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? 2 अक्षर आगे के और पूछ रहा है। देखो, यू से आठवां अक्षर पूछा, यू को आपको छोड़ना है, यहां से गिनना है, 1 2 3 4 5, यानी छठा अक्षर यहां, सातवां यहां और आठवां यहां पर आएगा। तो कौन कौन सा आता है दोस्तों? पी से एक पहले कौन सा आता है? ओ आता है। ओ से पहले क्या आता है? एन आता है। एन से पहले क्या आएगा? एम आएगा, यही आएगा ना। तो यही आठवां अक्षर हुआ, है ना। तो इजी क्वेश्चन था, समझने की कोशिश करिए आपने। देखो वापिस समझाता हूं। अक्षर पी से पी के दाएं पांचवा अक्षर यू है। अब यू के बाएं से आठवां अक्षर एम होगा। कौन सा होगा? एम होगा। तो दोस्तों ये क्वेश्चन सॉल्व करने में मजा आया कि नहीं आया? कमेंट करिए दोस्तों। इसी मजे के साथ दोस्तों आज हम क्लास का ये 19वां मॉडल पेपर था जो हम यहीं पर समाप्त करते हैं। आज की क्लास को हम यहीं पर समाप्त करेंगे दोस्तों। हमारा ये वीडियो भी ज्यादा लंबी हो गई है। हमारा ये 19वां मॉडल पेपर था। अब आप लोग मुझे कमेंट करिए कि 19 यानी कि 30 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। अब इस 30 क्वेश्चन 60 मार्क्स के थे। कितने मार्क्स के थे? 60 मार्क्स के। आप लोग मुझे कमेंट करके बताएं कि आपने 60 मार्क्स में से कितने अर्जित किए। ईमानदारी दिखाएंगे, किसने कितने क्वेश्चन सही किए, ईमानदारी से बताएंगे पहले तो, ठीक है। अगर इस मॉडल पेपर के अंदर अगर आपको किसी भी क्वेश्चन से डाउट होता है दोस्तों, तो ये बिल्कुल ये कमेंट सेक्शन आप लोगों के लिए ही होता है। आप लोग यहां पर बेझिझक होकर कमेंट करिए, मैं वहां पर आपके रिप्लाई कर दूंगा दोस्तों। ध्यान रखिएगा दोस्तों, ठीक है। और दोस्तों अगर आपको ये क्लास लगती है आपके लिए इंपॉर्टेंट है, तो एक बार इस क्लास को करेंगे मेरे सभी स्टूडेंट लाइक। दोस्तों एक लाइक तो बनता है दोस्तों। एक बार सभी स्टूडेंट इस क्लास को लाइक कर देंगे और अपने सभी मित्रों में इस क्लास को शेयर करके आ जाएं। हर एक स्टूडेंट इस क्लास को शेयर करके आएगा अपने सभी मित्रों में, चाहे फेसबुक हो, चाहे व्हाट्सएप हो, चाहे इंस्टाग्राम हो, इन सभी प्लेटफॉर्म या टेलीग्राम हो, सभी पर आप शेयर करिए। आज हमारा 19वां मॉडल पेपर भी कंप्लीट हो गया, ठीक है। अगर दोस्तों आप लोग नए चैनल पर विजिट कर रहे हो तो चैनल को भी करिएगा सब्सक्राइब और बेल नोटिफिकेशन को भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि मैं जब भी नई मॉडल पेपर को अपलोड करूं तो आपको ये क्लास जल्दी पहुंच जाए आपके पास। और सुनो दोस्तों, आज डेली 8 PM पर ही ये क्लास चलेगी आपके यूपी पुलिस की। डेली नए मॉडल पेपर के साथ हम 8 बजे जुड़ेंगे। इसके बाद दोस्तों SSC GD की क्लास चालू होगी दोस्तों 9 बजे से। ध्यान रखिएगा दोस्तों, 9 बजे से आपके SSC GD की क्लास चलेगी। आपको उसमें भी जुड़ना है, क्योंकि जीके जीएस सभी में सेम रहता है ना दोस्तों। हमें तैयारी पूरी करनी है दोस्तों, क्वेश्चन कहीं से भी आ जाए। कल मिलेंगे इसी टाइम पर। और हाँ, PDF चाहिए आपको फ्री ऑफ कॉस्ट, तो आपको टेलीग्राम चैनल से जुड़ना पड़ेगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आप लोग टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट PDF मिलेगी जो भी पढ़ाया गया आज की क्लास में, ठीक है। कल मिलेंगे इसी टाइम पर दोस्तों, जुड़ना ना भूलेंगे सभी स्टूडेंट। टाइम सभी को 8 PM का पता रहना चाहिए। तब तक के लिए मित्रों, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, टेक केयर दोस्तों।